स्टार्ट। हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों एवं विद्यार्थियों। मैं आपकी अपनी प्रियंका, सीनियर रिसर्च स्कॉलर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, आप सभी का भारत के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे साथियों और मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिसको देख के खुद में ही एक प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो आज हमारे बीच में है अपने राजस्थान की आन, विद्यार्थियों की बान और शेखावाटी की शान प्रेरणा काड़ेर, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़ा मुकाम स्थापित किया। गांव के परिवेश से निकल के शहरी कल्चर तक को समझना और सरकारी स्कूल से लेके एक आरएस ऑफिसर बनने तक का जो उनका सफर है वो बहुत ही ज्यादा विशेष रहा है। उन्होंने अपनी योग्यता के दम पे बहुत ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त की है। तो मैं सबसे पहले प्रेरणा जी के लिए बताना चाहूंगी कि झुंझुनू के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ और बचपन में ही इन्होंने अपने पिता को भी खो दिया और बहुत स्ट्रगल के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत की। लेकिन इंटेलिजेंसी इतनी थी कि झुंझुनू के जो हमारे वहाँ के टॉपर स्कूल का नाम है इंडियन पब्लिक स्कूल, इसमें पढ़ते हुए उन्होंने 10th में 83% और 12th में 84% बना के न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया बल्कि पूरे के पूरे जिले का नाम भी बहुत बड़ा किया। उसके बाद में इन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया, ड्यूल डिग्री स्थापित की सीसीटी में राजस्थान विश्वविद्यालय में। और जब उनके सामने ऑप्शन था कि एक प्राइवेट बिजनेस में भी जा सकते थे, प्राइवेट लाइफ को भी चुन सकते थे, लेकिन इन्होंने गंभीरता के साथ सिविल सर्विस को चुना और आज हमारे बीच में ओबीसी में 11वीं रैंक के साथ और वर्तमान में अकाउंट ऑफिसर के पद पे कार्यरत रहते हुए हम लोगों से जुड़ने जा रहे हैं। प्रेरणा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं मैम, इस परीक्षा में बैठने का निर्णय जब आपने पहली बार लिया तो आपका पहला कदम क्या रहा? उस समय आपके सामने कौन-कौन सी प्रॉब्लम आई और उन्होंने आपने उनको कैसे फेस किया? तो थोड़ा-सा आप इसके बारे में हमको बताइए। थैंक यू प्रियंका जी एंड थैंक यू अनअकैडमी जो कि आरएस एस्पिरेंट्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं जहां उनको जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे गाइडेंस मिल रही है। अब अगर हम बात करें मेरे आरएस की तरफ रुख करने की, तो उसकी शुरुआत थी जैसे बचपन से सभी के मन में होता है कि आरएस आईएएस बनना है, तो मेरे भी मन में उसी तरीके से कहीं ना कहीं तो था। लेकिन जो एग्जैक्ट क्लिक किया ना कि हाँ अब करना है, वो था जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक एमटेक किया है। उस टाइम हॉस्टल में राजस्थान यूनिवर्सिटी में ट्रेंड रहता है, ऑलमोस्ट सभी आरएस की तैयारी कर रहे होते हैं। तो 2013 में जब मेरा बीटेक अपियरिंग था तब एग्जाम के फॉर्म निकले, तो सभी के साथ मैंने भी सोचा चलो मैं भी तैयारी के लिए डाल देती हूँ। फिर फॉर्म डाला, तब तक इतना नहीं सोचा था। उसके बाद ये सोचा चलो फॉर्म डाल दिया तो पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। तो उस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि गाइडेंस कहाँ से लें, क्योंकि टाइम बहुत कम था। जुलाई में फॉर्म निकले थे, अक्टूबर में एग्जाम होना था। बिल्कुल जीरो, मतलब अगर मैं बात करूं तो उस टाइम जनरल नॉलेज, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो बाकी आर्ट्स हिस्ट्री ये सब बिल्कुल नॉलेज नहीं था। फिर धीरे धीरे इधर उधर से पूछना शुरू किया। यूनिवर्सिटी के सामने जो शॉप्स हैं बुक्स की, उन पर जाकर पढ़ना शुरू किया। वहां खड़े रहकर कई देर तक देखते थे, बुक्स पढ़ते थे कि कौन सी बुक्स लें, कौन सी फ्रूटफुल होगी, क्योंकि टाइम कम है। तो पढ़ना क्या है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये था कि हम छोड़ें क्या, सेलेक्टिव कितना पढ़ें। तो वो वाली चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी। आज के टाइम तो जैसे काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो वो एक मैन था। लेकिन उस टाइम मेरा डिसीजन अच्छा था। मेरी जो शुरुआत थी वो राजस्थान लक्ष्य बुक से हुई, जो एक बहुत अच्छी बुक है। मैं सभी को रिकमेंड करना चाहूंगी कि राजस्थान लक्ष्य जरूर पढ़ें, आरएस या आरपीएससी की किसी भी एग्जाम के लिए। जब आपने स्टार्ट किया मैम, जब आपने 2013 वाला आरएस मेंस दिया जो कि 15 में फिर पूरा हुआ था, और फिर आपने 15 वाला भी दिया जो कि अभी 17 में जाके आप लोगों का पूरा हो पाया, और दोनों ही टाइम आपने एक प्रॉब्लम फेस की कि दोनों ही बार सिलेबस चेंज हो गया। जब आप 13 में एग्जाम में आए तब भी सिलेबस चेंज हो गया था, और जब 15 में आप फिर से एग्जाम देने बैठे तब भी सिलेबस चेंज हो गया। तो इस नए सिलेबस के साथ वो जो नया पैटर्न आया वो आपके लिए यूजफुल था या इसमें आपको दिक्कत आई? इस चीज का कैसे सामना कर पाई फिर आप? एक्चुअली 2013 का जो सिलेबस था,
तो उस टाइम मैंने एक पेपर ये देख के ही फॉर्म भरा था कि चलो एक पेपर साइंस और मैथ्स का है जो मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो उसको देखकर मैंने फॉर्म फिल किया, तो वो चलो वो सब मेरे लिए नया था, पढ़ना था। लेकिन 2016 का जो मेंस था उसका सिलेबस एग्जाम से 2 महीने पहले चेंज हुआ था। तो जी जी वो बड़ा मतलब मुश्किल वाला रहा था, क्योंकि कंटेंट क्या पढ़ना है वो एक बहुत ही मुश्किल वाली बात थी। तो उस टाइम जैसे कि गीतांजलि कोचिंग में मैं थी, वहाँ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी। वहाँ सर ने काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करवाए थे हमें नोट्स। तो वो नोट्स पढ़े, कुछ मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल था। हालाँकि 2 महीने में बहुत अच्छा कंटेंट नहीं आता है। तो जी जी वो भी जैसा भी मिला हमने पढ़ना शुरू किया। जी। तो अ, ये आपका कौन-सा प्रयास था मैम? ये मेरा 2016 का दूसरा प्रयास था। 2013 का जो था उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा, जो आपका पहला प्रयास था, आपको उससे क्या सीखने को मिला? कि आपको कहाँ-कहाँ कमियाँ लगी कि मेरे काश मैं ये और अच्छा कर पाती तो शायद मुझे दोबारा नहीं देना पड़ता। पहले प्रयास में कहाँ कमी रही आपके अंदर? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ और मैं ये मानती भी हूँ कि आदमी गलतियों से ज़्यादा सीखता है। आपने बिल्कुल। कुछ अच्छा किया तो सीखने को मिलेगा नहीं, वो तो आप कर चुके हो। जी। 2013 में मेरी एक मेजर मिस्टेक रही थी, वो ये थी कि आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस थी वो इतनी अच्छी नहीं रही। जी, जी। जब अपन एग्ज़ाम दे के आते हैं उसके बाद हम सोचते हैं, अगर 1% भी एग्ज़ाम देने के बाद हमें फ़ील हो रहा है कि शायद मैं अच्छा कर सकती थी, मैं और अच्छा लिख सकती थी, मतलब हमने कहीं कमी रख दी है। जी, फिर जी। 2016 का मैंने मेंस लिखा। 2016 का मेंस लिखने के बाद जब मैंने दोनों कॉपीज़ मेरी कंपेयर की, तब मुझे पता चला कि हाँ, सच में 13 में मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत कमी रख दी थी। तो मैं मेंस के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हुँ। कई बार मैम हम देख पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज अच्छी होती है और ऑब्जेक्टिव में वो प्री में ही फेल हो जाते हैं। बहुत बार जैसे इस बार के भी रिजल्ट्स में हमने देखा कि बहुत सारे अच्छे बच्चे थे जो अगर प्री में पास हो पाते तो शायद मेंस में बहुत अच्छा कर पाते। तो जो प्री एग्ज़ाम होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ एक साथ बैठती है, 8-10 लाख बच्चे बैठते हैं, जिसमें से मात्र ये 15 गुना 20 गुना बच्चों को पास करते हैं। तो प्री की एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग होती है उससे बचने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? और आपने ऐसा क्या किया कि बिल्कुल आपको प्री का डर नहीं था? जैसे आपने अभी बताया कि मैंने हमेशा कोशिश की कि मेंस की स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, मेंस में आंसर राइटिंग अच्छी करनी चाहिए, लेकिन पहले ज़रूरी तो ये है कि बच्चा प्री पास करे और बहुत सारे बच्चे प्री में ही रुक जाते हैं। तो प्री के लिए नेगेटिव जो मार्किंग आजकल है और बच्चा या तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर देता है या बहुत कम कर देता है और वो बाहर हो जाता है। तो उस चीज़ को वो कैसे बैलेंस करे कि वो मेंस तक ईज़ी वे में पहुँच जाए और प्री को ज़्यादा उसको सीरियसली लेना पड़े? आरएस की एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जी। एक तो हम जब तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम हमें ध्यान देना है, डेटा पर ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो जब तैयारी कर रहे हो, कंटेंट पढ़ रहे हो तो उसको डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से ही नहीं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी पढ़ें। और फिर मेन बात आती है क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तब हमें देखना है कि हमें राउंड में पेपर करना है। जैसे फर्स्ट राउंड लिया पूरे पेपर का, तो हमें जी। जो क्वेश्चन आते हैं हम जिसमें 100% श्योर हैं, वो ही अटेम्प्ट करें फर्स्ट राउंड में। अगर किसी में हम श्योर नहीं है, 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, तो हम जी। उसको फर्स्ट राउंड में छोड़ दें। फिर हम सेकंड राउंड लें। सेकंड राउंड में हम उनको अब अटेम्प्ट करें जिनमें हमें 2 या 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। तो एक तो जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका सबसे बेस्ट ये होता है कि ऑप्शन कैंसल करना। जहाँ जी, जी, आपको जी। आ रहा है, कई बार इवन हर पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ आपको बाकी चीज़ों का आइडिया है, आप आंसर से क्वेश्चन पे पहुँच सकते हैं। तो आप ऑप्शन कैंसल करना शुरू कीजिए कि ऐसा है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे आपको अपने आप, ये एक ट्रिक है, आपको अपने आप एक आंसर मिल जाएगा। और जिसके बारे में नहीं पता है हमें, तो अनुमान लगाना या एक तरीके से हम कहें कि हवा में कुछ भी करना, वो गलत है। आप जी, नेगेटिव जी। पर आप 100 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अंदर में हैं। बस जी। नेगेटिव। और इसके लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि जाके एग्जाम में ही प्रैक्टिस कर लेंगे आप। एग्जाम में गए, आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, फर्स्ट राउंड में ही आपका पूरा टाइम निकल गया। तो उसके लिए जी। आपको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करनी है ये सब, कि हाँ, मैं 1 घंटे में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ।
मतलब हर राउंड के लिए टाइम निश्चित करें और ये सारी प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें सीख पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। एक तो हमको आपसे ये सीखने को मिला यहाँ पे कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा प्रीलिम्स के लिए उतना बेहतर है, और उस प्रैक्टिस के लिए जितना ज़्यादा हम टेस्ट सीरीज़ को यूज़ करें वो ज़्यादा अच्छा है। टेस्ट सीरीज़ बार-बार देने से हमारा टाइम मैनेजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को हम सब विद्यार्थियों को भी कहेंगे कि वो इसी टाइप की चीज़ों को आगे करें। एक चीज़ मैम हमको और सुनते हैं हम लगातार, विद्यार्थियों की भी प्रॉब्लम रहती है कि जब भी मेंस के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। या तो पेपर बड़ा आता है, उनको ऐसा लगता रहता है, या ऐसा होता है कि जैसे कहने के लिए तो वो कहते हैं कि आपको 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में 3 ही टाइप के पैटर्न आरएस में पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चे बताते हैं कि जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 2 लाइन की जगह कॉपी में 5-6 लाइन आती है। और क्या है, मन बड़ा चंचल है अपन लोगों का, तो हम वो कोशिश करते हैं पाँचों लाइन भरें, और उन पाँचों लाइन भरने के चक्कर में आगे का पेपर छूट जाता है। तो एक तो क्या हमको थोड़ा-सा ये बता दीजिए कि टाइम मैनेजमेंट मेंस में किस प्रकार से किया जाए? और दूसरा, क्या अगर हम ज़्यादा लिख देते हैं, शब्द सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो उससे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? उससे कितने माइनस नंबर हो जाते हैं, या उसके नंबर कटते या नहीं कटते? आपका क्या कहना है? मतलब आपने अपनी कॉपीज़ में क्या पाया? ये भी आप थोड़ा-सा बताइए हमको ज़रा। मेंस राइटिंग के लिए देखो, एक तो मेंस का पेपर बहुत लेंदी आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप पूरे 3 घंटे सिर्फ लिखेंगे, पेन रुकेगा नहीं बीच में। अगर आप जैसे एक क्वेश्चन खत्म किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपकी नजर रहेगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये लिखना है। मतलब आपकी कंटिन्यू माइंड में प्रोसेसिंग चलती रहनी चाहिए कि मुझे नेक्स्ट में क्या करना है। और सेम चीज मैं दोबारा बोलूंगी, ये आएगी आपकी प्रैक्टिस से। आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये आप अगर आप 5 मिनट का भी गैप ले गए ना, 5 क्या 2 मिनट का गैप ले गए हर क्वेश्चन में, तो भी आप पीछे हो जाओगे। क्योंकि जैसे पेपर आ रहा है, साइंस भी उसी सब्जेक्ट एक ही पेपर में है, उसी में ज्योग्राफी है। अगर आप दोनों में स्विच करने में टाइम लगा रहे हैं, तो वो आपका टाइम एक क्वेश्चन को ले रहा है, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका जी, पेपर अटेंड करना पूरा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी छोड़ दिए, एक क्वेश्चन आपका रह गया, तो एक एक नंबर से तो पूरी रैंक डिसाइड होती है, सेम मार्क्स पे भी सर्विसेज डिसाइड होती हैं। तो जी, पूरा कवर करना बहुत जरूरी है, इसके लिए प्रैक्टिस करें। और रही बात 20, 50 और 100 वर्ड्स की, तो सबसे बेस्ट होता है कि हम कंटेंट ज्यादा दें, न कि डिस्क्राइब करें। जी, हम जो कीवर्ड्स हैं वो 20 वर्ड्स में हम सिर्फ कीवर्ड्स लिखें। अगर आप पूरी लाइन लिखते हैं तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, और सिर्फ कीवर्ड लिखते हैं तो भी पूरे 2 नंबर मिलेंगे उसमें। ऐसा मैंने मेरी कॉपीज में देखा ओके। है। सेम 5 नंबर में है कि जो पूछा है जैसे हम 2016 में क्वेश्चन आया था कि दुर्ग का महत्व बताइए। तो सारे अगर आप पूरा डिटेल में लिखेंगे तो सारा डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर है ना कि भाई गिरी दुर्ग कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो सब कोमा लगा लगा के डिटेल में लिखिए। वहां 5 में से 4 नंबर मिलते हैं। तो ये एक जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और ये टेस्ट सीरीज से आएगी। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में ही जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो लिखने की प्रैक्टिस है, क्योंकि आप अगर एक दिन में 2 पेपर दे रहे हैं, सुबह शाम दे रहे हैं, तो मानसिक थकान भी होती है, और लिखते लिखते कि अगर पहले प्रैक्टिस नहीं है तो आप थक जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। जी। तो वहीं पे थैंक यू सो मच मैम। इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे कि जितना ज़्यादा हम कंटेंट पे फोकस करें और जितना ज़्यादा हम हमारी प्रैक्टिस को मजबूत रखें, जितना ज़्यादा हम टेस्ट सीरीज से जुड़े रहें, हम मेंस में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमको सुन पाए। हम एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं मैम, हमने पहले भी आपके कुछ इंटरव्यू सुने हैं, और आपने इंटरव्यू में बताया कि आप अपना आदर्श अपने पिताजी को मानते हैं। तो आपने अपने फादर से वो कौन-कौन से गुण सीखे जो आज भी आपके अंदर है और आपको लगता है कि सिविल सर्विस में वो गुण आपके बहुत काम आए? तो अपने पापा की तरफ से जो भी आपको कुछ आज तक मिला, थोड़ा-सा आप उसके बारे में भी हमको बता दीजिए। एक्चुअली मेरी जो हार्ड वर्किंग वाली कैपेसिटी रही है वो फादर से आई है। मतलब एक लाइन जो उनकी हमेशा याद रहती थी कि आप कुछ प्रण ले लो, अगर कुछ पाना है ना तो प्रण ले लो और उस तप को किए जाओ। मतलब हार्ड वर्किंग के बिना कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। सेम चीज मैंने आरएस में अप्लाई की। मैंने 24/7 एक प्रिपरेशन मोड में रहना है हमें। तो वो जो हार्ड वर्किंग है, अपने जैसे उनसे काफी चीजें मैंने सीखी। अपने काम के लिए ईमानदार रहो, मेहनत करो, काम के लिए ईमानदार रहो, क्योंकि आप जब ईमानदारी से कोई भी काम करते हो ना, उसका रिजल्ट जरूर मिलता है।
और जी। ये आज मैंने महसूस किया है इतने सालों में कि ईमानदारी से जो भी काम कर रहे हैं ना, कभी भी ये नहीं लगेगा कि हाँ, ये मैंने गलत किया है। और ये सारी चीज़ें हमें आगे सर्विस में भी काम आती हैं। जब हम सर्विस में कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। रूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने सब सर्कुलर्स निकाले हैं, सब निकाले हैं। लेकिन उसमें एक कॉमन सेंस होता है कि हम कॉमन सेंस से किस तरीके से फाइल या फिर पब्लिक डीलिंग करें। जी। तो वहाँ हर एक काम हम ईमानदारी से अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है। थैंक यू सो मच मैम। ये भी जान के बहुत अच्छा लगा कि आज आप अपने पिता के जो भी सपने थे उनको पूरा कर पा रहे हो और शायद मुझे लगता है कि आपको देख के आपके पूरे गाँव को और यहाँ तक कि अपने पूरे जिले को ये लगता है कि रामनिवास जी कहीं न कहीं प्रेरणा के अंदर ज़िंदा हैं। तो आज आप अपने पापा के पर्यायवाची के रूप में हमारे सामने हो और ये देख के हमको बहुत सुकून मिलता है कि एक लड़की होने के बावजूद आपने उनके एक-एक आदर्श को अपने जीवन में उतारा और आज उनके आदर्शों को आप अपनी सर्विस में भी लागू कर पा रहे हो। एक चीज़ हम और पूछना चाह रहे थे मैम, जब आप तैयारी करने के मोड में थे और आपने प्रीलिम्स लगभग आपने पास कर लिया था और आप बता रहे हो कि गाइडलाइन जो आपकी रही, कुछ इंस्टीट्यूट से आपने हेल्प ली। जब आप मेंस की तैयारी में आए तो स्टार्टिंग फेज़ में आपको मेंस में क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? और उस समय अगर अनअकैडमी जो आज हमारा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, वो अगर राजस्थान में होता और तब आप उसके से कितना हेल्प लेते और ये आपके कितना यूज़फुल हो सकता था? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? उस टाइम जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये नहीं पता था कि पढ़ना क्या है। मैंने जो जी। भी तैयारी की जैसे बुक शॉप पे जाके कि भैया ये बुक दे दो, जी, हिंदी के जी। लिए कोई दे दीजिए, इंग्लिश के लिए दे दीजिए, राजस्थान के लिए। इवन कुछ एक कंटेंट मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया था। और फिर एक चीज़ ये होती थी कि जो टॉपर्स होते थे उनके इंटरव्यू पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम। जी। क्योंकि इतना नेटवर्क और ये सब प्लेटफ़ॉर्म नहीं था कि कोई टॉपर आके ये बता दे कि भई ये पढ़ लो, ये फ्रूटफुल है, इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो जी। उस टाइम टॉपर्स के जो इंटरव्यू आते थे मैगज़ीन्स में, वो पढ़ती थी, वहाँ से ये देखती थी कि मैगज़ीन कौन-सी पढ़नी है, बुक्स कौन-सी पढ़नी है। तो वहाँ से भी मुझे बहुत हेल्प मिली थी। उसके जी। बाद ताखर सर हैं गीतांजलि में, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। जी। और उसके बाद जैसे हम तैयारी करते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि 20 वर्ड में क्या लिखना है, 50 में क्या लिखना है, 100 में जी। क्या लिखें। हम तो उसी तरीके से लिखते हैं जैसे कॉलेज में लिखते आए हैं, डिटेल में लिखना है, जी, 10-20 जी। वर्ड, 20 नंबर जी। वाले क्वेश्चन लिखते हैं। तो जब हुँ। हम शुरू में अगर मैं मेरी बात करूँ, मैंने जब पहला आंसर लिखा था, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है पेज। मतलब उसमें ऐसा आंसर था वो कि मतलब उसमें 10 में से 1 नंबर भी नहीं देगा कोई। हो फिर धीरे हमारी गलतियाँ देखते हैं कि क्या किया है हमने। एनालाइज़ करवाते हैं, जैसे फ्रेंड से पूछो कि मेरे आंसर का एनालिसिस करो। टीचर से पूछो। ऐसा नहीं है जैसे आप टेस्ट सीरीज़ दे के आ गए, ठीक है, घर पे आ गए, टेस्ट सीरीज़ दिया, जितना नंबर आया ठीक है। उससे कभी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ से इम्प्रूवमेंट तब मिलेगा जब आप उससे डिस्कस कर रहे हो। मैंने हमेशा मेरी डिस्कस की जिस आंसर में थी कि सर इसमें 2 नंबर की और गुंजाइश कहाँ है? हमें जी। हमारी गलतियाँ ढूँढने के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए, क्योंकि हम और ज़्यादा सिर्फ़ गलतियों को सुधार कर ही नहीं कर सकते हैं। जो हम अच्छा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और हमारी गलतियाँ या तो हमारे टीचर अच्छे से बताएँगे हमें, या फिर हमारे जो फ्रेंड जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं हमारा, वो अच्छे से बताएँगे। तो इसके लिए जैसे मेरी बहन से मैं हमेशा डिस्कस करती थी, दीदी ने मुझे बहुत हेल्प की, स्पेशली इंटरव्यू में, कि किस तरीके से इम्प्रूव करें हम। तो वो सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं तैयारी के टाइम। ओके मैम, आपकी ये बात भी हमको सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको डे फर्स्ट से आपकी जो कमियाँ थी, एक-एक कमी आपने उसको एनालिसिस किया और सदैव उसको पूरा करने की भी कोशिश की है। और शायद आपको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि अगर ऑनलाइन अनअकैडमी की तरह का कोई और प्लेटफ़ॉर्म उस टाइम रहा होता, तो शायद आपने जितना मुश्किल से जैसे बताया कि इंटरव्यू हमको देखने के लिए बड़ी मुश्किल से मैगज़ीन तलाश करनी पड़ती थी, तो आपको ईज़ी वे में अगर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म होता, तो शायद आपकी सफलता में थोड़ा-सा और उसको एक नया मोड़ मिल सकता था या आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने भविष्य को और पहले समझ सकते थे कि कैसे ये उज्ज्वल और बेहतर हो सकता है।
तो आपको लगता है कहीं न कहीं कि ऑनलाइन माध्यम भी एक विद्यार्थी की सफलता में बहुत मायने रखता है? हाँ जी, बिल्कुल, ओके क्योंकि मैम। आज के दिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग आ रहे हैं, उनके पास सभी एक तरीके से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके पास लेकिन नेटवर्क सबके पास है, नेट है, मोबाइल सबके पास है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयारी करने का, कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक्स पढ़नी है, वो उन सबके पास आज अवेलेबल हो सकता है ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के से। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, हम एक बात और पूछना चाह रहे थे मैम, जैसे कि आरएस में जो 4 पेपर हैं जिसमें 3 पेपर हैं वो स्टार्टिंग के वो जनरल स्टडी के पेपर हैं और चौथा पेपर है जो स्पेशली उन्होंने लैंग्वेज का डाल रखा है, जिसमें वो 120 नंबर की हिंदी दे रहे हैं और 80 नंबर की वो अंग्रेजी दे रहे हैं। और ज़्यादातर हम लोग जब टॉप के रिजल्ट देखते हैं, तो हम हमेशा पाते हैं कि जिसके चौथे पेपर में बहुत अच्छे नंबर होता है, वही स्टूडेंट होता है वो टॉप 10 में या टॉप 100 में रहता है। तो क्या चौथे पेपर के लिए स्पेशली लैंग्वेज का पेपर है, उसके लिए कोई अलग से अप्रोच रखनी चाहिए या जो सिंपल अन्य सब्जेक्टों के लिए अप्रोच है, उसी अप्रोच से चलें तो भी उसमें अपन 100 प्लस ला सकते हैं या उसके लिए अलग से कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरी होती है? आपने जैसे हिंदी का पेपर कहाँ से तैयार किया, इंग्लिश के लिए अलग से क्या स्ट्रैटेजी रही और स्पेशली चौथे पेपर के लिए आप बच्चों को क्या कहना चाह रही हो? थोड़ा-सा ये भी हमको बताइए। देखिए, चौथा पेपर है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और इस तरीके का है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इसमें मैं 100 प्लस स्कोर कर लूँगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे फिक्स पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, जो भी ग्रामर का पार्ट है अपना वो फिक्स है। ऑलमोस्ट जी। वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो और सबसे कम मेहनत लग मेरा ये मानना है कि उसमें स्कोर करने में सबसे कम मेहनत लगेगी। क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा वाइड सिलेबस नहीं है और अगर संधि विच्छेद है वो पूरे सही कर दिए तो 2 में से 2 मिलेंगे, वहाँ 2 में से 1.5 भी नहीं मिलता। बाकी पेपर्स हैं जीएस के, उनमें ये हो सकता है कि आपने पूरा सही लिखा है तो भी 2 में से 1 भी मिल जाए। जी। तो 100 मार्क्स जीएस के पेपर में 100 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल काम है और 4th पेपर में 100 प्लस स्कोर करना कॉन्फिडेंस के साथ अपन कर सकते हैं। तो 4th पेपर के लिए सबसे बेस्ट है, मैंने हिंदी की राघव प्रकाश ली थी और इसके अलावा जो एक राजस्थान बोर्ड की बुक आती है 9th से 12th तक की एनसीईआरटी की बुक है जो ग्रामर की बुक आती है, तो उसके जी। अंदर ग्रामर अच्छी दी हुई है। तो ये 2 बुक मैंने हिंदी के लिए की थी और इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस लिखना है। अगर आप संधि भी पढ़ रहे हैं, अगर आप विद्यालय का भी संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो उसको भी लिख कर देखिए। ऐसे नहीं कि हाँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। एग्ज़ाम में आएगा तो अरे ये तो लिख ही देंगे, ये तो बचपन से करते आए हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने एक-एक ग्रामर का एक-एक पर्यायवाची हर एक के 4-4 5-5 लिख कर देखे हैं, कि हाँ, एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मुझे बड़ी ई की मात्रा लगानी है या छोटी ई की मात्रा लगानी है। वो सारे कन्फ्यूज़न हमें एग्ज़ाम से पहले ही हमारी कॉपी में क्लियर करने हैं। पहले प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो ओके मैम। सेम तरीके से इंग्लिश के लिए। अच्छा, ठीक है मैम। ये भी आपका समझ में आ गया है कि आज तक बच्चों में एक फ़ोबिया रहता है कि 4th पेपर में तो मार्किंग होती ही नहीं। लेकिन आपको सुनने के बाद में ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद 4th पेपर सबसे स्कोरिंग पेपर रहता है और अगर उसको बेहतर ढंग से करें तो उसमें हम बेस्ट कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे मैम, आपने जो अपनी रणनीति बनाई कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना कितना टाइम मुझे डेली के सब्जेक्ट के लिए निकालना चाहिए, ये आरएस की तैयारी जब आपने प्लान किया था माइंड में कि मुझे बनना ही है आरएस, तभी से बना ली थी या रणनीति के लिए कि चलो पहले प्री पास कर लूँगी, प्री में अगर हो जाएगा तो आगे मेंस के लिए सोचूँगी, नहीं कोई बात नहीं, फिर कुछ और करने लग जाऊँगी। फिर जैसे आपका प्री पास हो गया, फिर मेंस की एग्ज़ाम आई, तो चलो मेंस में मेरा क्लियर हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए सोचूँगी। इस टाइप से आपने टुकड़ों में रणनीति बनाई या आपकी रणनीति एक ही थी स्टार्टिंग से कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को मुझे इतना समय देना है, यहाँ से मुझे टेस्ट सीरीज़ लेना है, ये आपका पहले ही माइंड सेटअप था या आपने ऐसे किस्तों में रणनीतियाँ तैयार की इसके लिए? देखिए, जिस दिन आरएस का फॉर्म फिल किया था, उसी दिन ये लगा था कि आरएस बनना है। तो ये तो कन्फर्म था कि टुकड़ों में तैयारी नहीं करनी, इंटरव्यू तक की तैयारी करनी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्री मेंस इंटरव्यू इन तीनों की तैयारी अलग-अलग नहीं होती है। तीनों हुँ। चरण हैं एग्ज़ाम के, लेकिन तैयारी एक साथ होती है। जैसे प्री की बात करें तो उसमें सेम कंटेंट पूछा जाएगा, बस उसका तरीका अलग होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मेंस की बात करें तो मेंस में सेम कंटेंट है, बस उसको
20 वर्ड, 50, 100 इस तरीके से वर्ड्स में डिवाइड करके पूछ रहे हैं। फिर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आ रहा सबसे लास्ट में है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पहले दिन से इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। आरएस के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हो, और इंटरव्यू में जो कि एक पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें भी यही देखा जाता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप चीजों का किस तरीके से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है, आप हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं कंडीशंस को। तो वो आपकी पहले दिन से शुरू हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मेंस का रिजल्ट आते ही 1 महीने 20 दिन में इंटरव्यू हो जाता है, और 20 दिन में पर्सनैलिटी चेंज करना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तैयारी शुरू से रखिए। हमेशा तैयारी के टाइम नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत आने दें, हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव लोगों से बात करें, जो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं वो उन्हीं लोगों से बातचीत करें। नेगेटिव अगर कोई बोलता है तो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढें, क्योंकि तैयारी के टाइम कई बार लोग कह देते हैं कि अरे आरएस की तैयारी कर रहा है, नहीं, आरएस ऐसे थोड़ी बनते हैं। तो उस टाइम ये नहीं आना चाहिए कि नहीं अरे मैं तो बन ही नहीं सकता, उस टाइम ये आना चाहिए ऐसे ही बनते हैं, मैं बन के दिखाऊंगी। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि नेगेटिव भी आ गई वो फिर धीरे धीरे अपने अंदर एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर लेगी, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, और धीरे धीरे ये चीजें हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ही ले जाती हैं। फिर एक बात और पूछ रहे थे मैम, ये आपका हमें अच्छा लगा कि सबसे ज्यादा बेहतर जो चीज यहाँ सीखने को मिली हमको अभी, वो ये मिली कि अपने चारों तरफ जो भी हमको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों का होना चाहिए। हमेशा अपनी मित्र मंडली में हमको हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए, और जितने ज्यादा पॉजिटिव लोग हो उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करो, उनसे सीखो। तो थैंक यू। मैं सब विद्यार्थियों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अनअकैडमी से जुड़ा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी है वो अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव थिंक क्रिएट करे और अच्छे लोगों को सुने समझे। एक चीज मैम, क्योंकि चूंकि आप मेरे ही इलाके से हो, हम लोग दोनों शेखावाटी से बिलोंग करते हैं और वैसे गांव से भी पड़ोसी और हम अच्छे मित्र भी हैं, तो मैं मेरी भाषा में आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे थारो रिजल्ट आयो तो लोग यहाँ बोला कि भाई या तो बचपन से घनी होशियार छोरी, हमेशा आ तो गोल्ड मेडलिस्ट रही, ठीक है, तो 10वीं का भी 80% ऊपर आ, 12वीं में भी 80% ऊपर आ, कॉलेज में भी तो आ तो घना ही नंबर लाया, तो हर कोई का बस की बात को नहीं। तो क्या आरएस बनने के लिए 80% लाना जरूरी है क्या, या जो वो 3rd डिवीजन में पास होना वाला टाबर है, या 2nd डिवीजन या जो कि मतलब एकदम नॉर्मल है क्लासा का मान, वो टाबर भी आरएस को सपनों देख सके, या केवल जो मेरिट होल्डर और जो गोल्ड मेडलिस्ट वही टाबर आरएस बन सके? ठीक है, बारे में थे के सोचो थान के लागे कि आरएस कौन सा टाबर हो, मतलब आरएस बनने के लिए कोई अलग से कोई हिमालय की जड़ी बूटी खानी पड़ा है कि कोई, या मान के चलो अरावली पर्वतमाला कोई सोमरस का पे पीने की जरूरत है, या नॉर्मली कोई भी आरएस बन सकते हैं? ठीक है, सोचो इसके बारे में, वो भी बताओ। देखो प्रियंका जी, आरएस बनना कोई मुश्किल काम को नहीं, क्योंकि मैं मेरे साथ घना ही लोगन देखा है, या एक कोइंसिडेंस है कि भाई मेरा 80% ऊपर रिया, लेकिन मैं मेरे साथ घना ही लोगन देखा है जगह 50% भी है, और आज के दिन बहुत अच्छी रैंक के साथ आरएस बने रहा है। तो यह चीज तो दिमाग में आनी नहीं चाहिए कि भाई मेरा पहले 10वीं नंबर को नहीं, 12वीं नंबर को नहीं, तो मैं कैसे आरएस बनूं। बस दिमाग चाहिए कि मैं बन सकूं, मैं कर सकूं, बस हार्ड वर्किंग, जो मैं हमेशा बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि मेहनत करो। मेहनत को कोई अल्टरनेटिव नहीं हुआ है, मेहनत कर ली, मेहनत करी है ईमानदारी हो तो रिजल्ट देना पड़ेगा। रिजल्ट आज तक हमेशा ही दुनिया में जो भी मेहनत करे अभी रिजल्ट मिलता रही है। सारे 50% ही लिया पहले, क्योंकि जना ते मेहनत कौन करी, अब मेहनत आरएस बन जैसे हो, तो मेहनत करनी जरूरी है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है अपने सामने, जगह पहले 50-40% आले और पाछा आरएस आईएएस भी बने जी। तो एक आपा भाई चीज में धन कह रही हूँ कि नेगेटिव मत हो, जो भी है ठीक है। अगर सारे 50% भी है ना, तो ये चीज ना लो कि हाँ मैं वो एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा जो 50% है और वो आरएस बन गो। हर चीज में पॉजिटिव देखो। तो आज ये बात अच्छी लगी मैम जान के कि मतलब कोई टाबर का 10वीं 12वीं में अगर सामान्य नंबर है तो बिन घबरानो कौन सा है कि आरएस तो बेरो कोनी कौन सी तोप है, मैं बन पासी हूँ कौन बन पासी हूँ। अगर वो एक डेडिकेशन के साथ, अगर एक ईमानदारी के साथ, अगर अनुशासन के साथ, अगर आपकी एक बढ़िया रणनीति बना की और पॉजिटिव माहौल में रह की बढ़िया पढ़ाई करे तो वो आरएस बन सके है। ये बात हमको आज सीखने मिली थारू, तो थारो घणो घणो धन्यवाद। एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था
थारा पहले का इंटरव्यू में सुनया कि थारी रुचि की जो पसंद की चीज है वही थारो संगीत सुननो, योग करनो, ध्यान लगानो और हमेशा कुछ ना कुछ नयो सीखतो रहनो। तो थे जब तैयारी करता जब भी ये संगीत सुननो और यार योग करनो और करता और अब थे बनगा भी के बाद में भी थे टाइम निकाल पाओ ते संगीत की टाइप का सुनो, हनी सिंह में सुनो हो कि लता मंगेशकर सुनो हो कि मतलब संगीत की टाइप का सुनना चाहिए कि जो हमेशा एक पॉजिटिव माहौल में हम रह सके। इमोशनल सॉन्ग सुने या पंजाबी सॉन्ग सुने या हरियाणवी सुने या राजस्थानी थे मतलब थारी अभी थोड़ी सी मान बताओ कि थे कहीं का सॉन्ग सुनता जो मैं भी आगे भाई सुनना चालू कर सकूं। देखो जो तैयारी को टाइम हो है ना, मेरो यो मानना है कि बिन पूरा दिन तैयारी मोड में ही रहना चाहिए। हाँ, कुछ कई बार मैं ये करती कि अगर रिलैक्स के लिए योग वगैरह कर लेती, लेकिन बाकी जो संगीत और जो हॉबी है बहुत दूर ही रही, क्योंकि टारगेट अचीव करने के लिए बिन बितो टाइम भी देना पड़ा अपन। बाकी अगर म्यूजिक की बात करें तो ओल्ड सॉन्ग सबसे बेस्ट है, मैं ज्यादातर वही सुनूं। और सिलेक्शन के बाद इतना टाइम मिले ना, अगर मैं बात ट्रेनिंग पीरियड बेस्ट पीरियड हो है, ठीक है, हर एक हॉबी में टाइम मिले। ओटीएस में अगर मैं बात करूं तो म्यूजिक, योग, शुरुआत दिन की शुरुआत ओटीएस में योग ही हुआ है। जो ट्रेनिंग होती है तो योग के लिए जगह से योग पीटी सब कुछ। तो बी टाइम तैयारी करा, बी टाइम पूरा टाइम तैयारी में देने की कोशिश करो। हाँ, कुछ एक आपा अपनी हॉबी के लिए थोड़ी बहुत देर निकाल सकांजू अपन पॉजिटिव एनर्जी मिले। बाकी जो भी आपकी हॉबी है वह ओटीएस में और ट्रेनिंग ड्यूरेशन में अपन खूब टाइम मिला डेवलप करने, एंजॉय करने। तो अभी तो मतलब आराम हो निकाल लेना टाइम हॉबी के लिए। अच्छा, थैंक यू मैम। तो मतलब थारा कहने को मतलब वो हो कि जितना दिन आप तैयारी में रहो तो एकदम तैयारी के मोड में 24 घंटा एक्टिव रहो खुद ने और जब बन जाओगा अभी के बाद में घणो समय पड़े है कि आप योग भी कर सका, स्पोर्ट्स भी कर सका, संगीत भी सुन सका। एक चीज मैम मैं थारू और पूछनी थी, मैं तारे कोई इंटरव्यू में पढ़ियो कि थारो दुर्बल पक्ष है भावुकता। तो भावुकता तो एक ये मान के चलो कि बहुत कमजोरी को निशान माना आपा। तो थे जब तैयारी करता और अचानक मान लो थान कोई नेगेटिव आदमी कहे तो कि छोरी तैयारी करेगी नहीं होगा तो कहीं करेगी तो थे भी टाइम थारा इमोशंस ने कहीं कंट्रोल करता और आज से जब तैयारी में आगा और सर्विस में लागा तो जब ऊपर के अधिकारियों को प्रेशर रहे तो थे भी बट भी टाइम थारा जो इमोशनल बिंदु है बिन क्या कंट्रोल करके थे आगे अपनो बेस्ट दे पाओ हो वो भी थोड़ा सा बताओ। देखिए, भावुकता सिर्फ वीकनेस नहीं है, भावुकता स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि जब हम भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो अपन सामने वाले की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से समझ के और उनको क्रियान्वित कर सकते हैं। तो इमोशनल होना एक तरीके से वीक भी है और स्ट्रेंथ भी है। उसकी जो वीकनेस वाला पार्ट है ना, उसको हावी मत होने दो। जैसा कि हम पढ़ते भी इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, तो इंटेलिजेंस के साथ आप उस इमोशन को आप एग्जीक्यूट करो अपने जो डेली डे टू डे लाइफ है उसमें। जी। और मैम जो आपका इंटरव्यू था तो आपने साक्षात्कार के लिए फिर अलग से क्या रणनीति अपनाई क्योंकि साक्षात्कार के लिए तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ एग्जामिनर के माइंड पे निर्भर करता है, वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, किसी भी विषय के बारे में पूछ सकता है, किसी भी फील्ड के लिए पूछ सकता है। तो क्या आपने ओवरऑल जो आरएस में 23-24 विषय पाए जाते हैं उन सबके ऊपर अलग अलग से प्रिपरेशन किया कि मुझे इस मैटर में से ये उठाना है या ओवरऑल इंटरव्यू की आपने कोई एक ही रणनीति बनाई थी कि मैं ये बना लूंगी तो शायद मेरा इंटरव्यू ठीक चला जाएगा, इसके लिए आपने क्या किया? देखिए, जो नॉलेज का टेस्ट होता है वो तो मेंस तक हो चुका होता है, प्री मेंस में देख चुके होते हैं कि नॉलेज कैसा है। जो इंटरव्यू है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें वो आपका यही देखेंगे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आप कितने जागरूक हैं, आप ऑन द स्पॉट किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो जब इंटरव्यू होता है तो उसके लिए हमें थोड़ा पहले मॉक इंटरव्यूज के थ्रू भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए, जितने मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं उतने दें। मैंने भी काफी मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो उसमें अपने को अपनी गलतियां भी पता चलती है। अपने जैसे एक मिरर प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने खड़े होकर बोलें, या फिर अपनी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करें, उसको सुने कि मैं प्रॉपर बोल पा रही हूँ या नहीं। तो अपना सुनकर अपना जो भी है वो एक खुद का क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो उससे बहुत फायदा मिलता है। बाकी एग्जामिनर के सामने या फिर बोर्ड के सामने आप जब जाते हो तब पॉजिटिव रहिए। अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो सॉरी बोलिए,
क्योंकि आप पोलाइटली सॉरी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमें सब कुछ पता होता है। बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं और सीखते रहेंगे। तो उस कंडीशन में आप सॉरी बोलिए और एक लर्निंग मोड में रहिए। हमेशा कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले, आप उसे तुरंत ले लीजिए कि हाँ, ये एक मेरी क्वालिटी ऐड हो गई। मैम थैंक यू।